मार्किंग से जो है हमारे जो अधिकारी हैं ज्वाइन हो चुके हैं। सर, हम आपका जीजेपीसी की तरफ से मैं मिथिलेश पांडे, हमारे कन्वीनर एमएसएमई के श्री मनीष जीवानी जी और हमारी कलीग मिनाली, हम सब आपका बीआईएस के जो दोनों वरिष्ठ अधिकारी यहाँ हमारे बीच में श्री विपिन भास्कर जी और सैयद अशफाक अहमद जी उपस्थित हुए हैं। आप दोनों का हम जीजेपीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं आज के हमारे मॉडरेटर जो कि एक रिनोन्ड कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं श्री निशांत शाह जी, हम आपका भी यहाँ पे मॉडरेटर के रूप में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं जीजेपीसी के जो मेंबर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं और जो जुड़ रहे हैं उनका भी जीजेपीसी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने हॉल मार्किंग को मैंडेटरी कर दिया है 16 जून से, जो कि 256 जिलों में 256 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये कंपल्सन हो चुका है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो इसमें तमाम जो आपकी शंकाएं, जो तमाम व्यवधान, जो तमाम तरह की कठिनाइयां जो आप नोटिस कर पा रहे थे, उस सब पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे बीच में आज जो बीआईएस के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, विपिन भास्कर जी और सैयद अशफाक अहमद जी, वो एक एक करके आपके शंकाओं का भी समाधान करेंगे। अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अभी जो बीआईएस के रूल्स रेगुलेशंस, जो आपके क्वेश्चंस हमें मिले थे, उसका आंसर हमने उनके द्वारा यहाँ पे ढूंढने का प्रयास किया है, उसको वो पूरी तरह से यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। और जब उनके प्रेजेंटेशन के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आप क्वेश्चन आंसर अपना Q&A में पूछते रहिए। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं निशांत जी और उनके कलीग सुप्रीम जी दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि इस हॉल मार्किंग के पूरे कॉन्सेप्ट से बिगिनिंग से जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। तो वो अपनी बातों को शुरुआत में अभी इंडस्ट्री की एक कंप्लीट ओवरव्यू रखेंगे, उसके बाद में बीआईएस के अधिकारियों द्वारा प्रेजेंटेशन और फिर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा। तो मैं अधिक समय न लेते हुए एक बार फिर मैं आज के दोनों मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे कन्वीनर एमएसएमई मनीष जीवानी जी की तरफ से जो यहाँ उपस्थित है। तो उनके निर्देश के अनुसार मैं जो है मैं इसका कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूँ। तो मैं निशांत जी से एक बार आग्रह करूंगा कि सर आप जो है इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू यहाँ पे रखें और उसके बाद फिर कार्यक्रम का भी संचालन आप करें। श्री निशांत जी, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद मिथिलेश जी। जीजेपीसी बीआईएस अधिकारी जो आए हुए हैं, मनीष जी, मिथिलेश जी और सारे जो अटेंडीज अटेंड कर रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। सो द प्रेजेंटेशन टुडे इज इन रिलेशन टू हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग के ये रेगुलेशन जो है, ये रेगुलेशन तो 2018 में ही आ गए थे, पर इनको लागू नहीं किया गया था। इसके बाद करीबन जब ये प्रोविजंस आए थे ऑन 15th जनवरी, तो इनको 1 जून से लागू करना एप्लीकेबल हो जाएंगे, उस तरह से बताया गया था। और उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा था, तो एक्सटेंशन दिया गया था और 1 जून 2021 से अप्लाई होने थे। ये जो प्रोविजंस आए हुए थे, इनके माध्यम से सारे ही ज्वेलर्स जो ज्वेलरी बेच रहे हैं, उनको अपना सर्टिफिकेशन कराना जरूरी था। एंड एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी वाज रिक्वायर्ड टू बी असेड एट द असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। देयर वर अ फ्यू इश्यूज व्हिच वर बीइंग रेज्ड बिकॉज देयर वाज द एक जो स्टैंडर्ड है, हॉलमार्किंग स्टैंडर्ड है IS 15820, उसके नीचे ये लागू हो रहा था और वो एप्लीकेबल होने वाला था। मेरी आवाज अभी आ रही है ठीक से? तो वो आपकी आवाज ठीक से आ रही है, निशांत जी आपकी आवाज बराबर है। ठीक, थैंक यू। सो उसके नीचे लागू होने वाला था। ये लागू होने पे अब सारी थोड़ी सी समस्या थी इंडस्ट्री के लिए, जो जीजेपीसी द्वारा और दूसरे भी एसोसिएशन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था सरकार को, और सरकार को ये बताया गया था कि इसमें थोड़े कंसर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड था, वो स्टैंडर्ड पहले कुछ ही स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी को लग रहा था, जैसे कि 14, 18 और 22 के लिए ही दिया गया था। पर हमें आइडिया है कि हमारी इंडस्ट्री में इसको छोड़ के और भी कैटेगरीज है जिसके लिए सेल्स होता है।
तो उसका किस तरह से उसको लागू होगा नहीं, क्वेश्चन मार्क रह रहा था. In addition to that, there were other issues like hallmarking was to be taken up only in assaying and hallmarking centers. Now, assaying and hallmarking centers was not available across the country. जबकि हमारे ज्वेलर्स को हर एक देश के पूरे कोने-कोने में अवेलेबल है, एंड देयरफॉर अगर उनको ज्वेलरी लेके काफी डिस्टेंस जाना पड़े तो ये दिक्कत हो सकती थी. तो ये पॉइंट भी बताया गया था. ये पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अभी जो नया नोटिफिकेशन इशू किया है, उसके अकॉर्डिंग खाली 256 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मिथिलेश जी ने बताया कि उसके लिस्टिंग दी हुई है, जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है 23 मार्च को, 23 जून को, उसमें बताया गया है वो 256 डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्टिंग है. और उसमें एक एग्जम्पशन भी दिया गया है ज्वेलर्स के लिए कि जो ज्वेलर्स की टोटल एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख. इन एडिशन टू दिस एक इशू था जीजीआईपीसी की तरफ से स्पेसिफिकली कि एक्सपोर्ट्स के लिए एग्जम्पशन दिया गया था. लेकिन हमारी कभी समस्या होती है कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो खाली एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होते, वो एक्सपोर्ट्स के साथ साथ डोमेस्टिक भी करते हैं, तो उनका स्टॉक जो रहता है वो सेग्रीगेटेड नहीं रहता है. तो उसका किस तरह से निवारण होना चाहिए, उसका क्वेरी था. और दूसरी 2-3 समस्याएं थी जो पुटअप करी गई थी कि जो ज्वेलरी हम एग्जीबिशन के लिए लेके जाते हैं, फॉरेन एग्जीबिशन के लिए लेके जाते हैं, या तो लोकल एग्जीबिशन के लिए लेके जाते हैं, या तो वो ज्वेलरी है जो एक्सपोर्ट की जाती है पर वापस री इम्पोर्ट होने वाली, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भी होता है. तो वो सबको हॉलमार्क कराना जरूरी है क्योंकि वो ज्वेलरी वापस आएगी. तो इन सबको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू किया है उसमें इन सबको भी एग्जम्पशन दे दिया गया है कि उनको हॉलमार्किंग के लिए एग्जम्पशन, हॉलमार्किंग लागू नहीं होगा. इन एडिशन टू दैट, वेरी क्लियरली देयर इज अ प्रोविजन इन दी, जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें कहा गया है कि अगस्त एंड तक कोई पीनल कॉन्सिक्वेंस नहीं लिया जाएगा, ताकि ज्वेलर्स को टाइम मिल जाए इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, और इसमें रजिस्ट्रेशन और इसके लिए जो भी कंप्लायंसेस करने हैं वो कंप्लायंस करने के लिए. अब इसमें क्या कंप्लायंसेस करनी है, क्या करने हैं, आई थिंक टुडे आवर the BIS authorities who are available will be throwing some light on that, and we'll be waiting to hear from the BIS authorities what is the nature of compliance, what is the nature of certification, what is the procedure to be carried out by the jewelers so that the jeweler is certified, and not just that, the jewelry is required to be hallmarked. However, और BIS authorities को खाली बताने के लिए कि ये ज्वेलरी इंडस्ट्री थोड़ी यूनिक इंडस्ट्री है, और उसके लिए उसमें कुछ हमें दिक्कतें आ सकती है. तो आप जब आप कंप्लायंस बता रहे हैं उसमें थोड़ी चीजें समझना यूजफुल रहेगा. फॉर एग्जांपल, ज्वेलरी इंडस्ट्री में हमारे पैकेज प्रोडक्ट्स नहीं होते, पैक प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं. ये ज्वेलरी ऑफ द शेल्फ जाती है और तभी ज्वेलर उनको पैक करके देते हैं जब कस्टमर्स को देते हैं. अगर उस तरह से है और ये ज्वेलरी पैक प्रोडक्ट नहीं है तो हॉलमार्किंग ज्वेलरी के ऊपर आएगा, पर वो पैकेज ओपन भी हो सकता है. इसके लिए उसका इशू आ सकता है. तो क्या इसके लिए कोई कंसर्न फेस करने की जरूरत है ज्वेलर्स को? बिकॉज नॉर्मली हॉलमार्किंग में देखा गया है कि वो पैकेज प्रोडक्ट होता है और एक बार पैक हो गया, हॉलमार्क प्रोडक्ट पैक हो गया तो उसको रीओपन नहीं करते, और टिपिकली जो हॉलमार्किंग में ISI मार्क होता है वो लगता है, पर यहाँ पे हॉलमार्क लगेगा और वो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड नहीं है. तो एक वो इशू है कि यहाँ पे पैक प्रोडक्ट बिकते नहीं है. सेकेंड है कि ज्वेलरी में काफी बार ज्वेलरी बिकने के बाद कस्टमर आते हैं, उनको कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन चाहिए होता है, या तो साइज का ऑल्ट्रेशन होता है या तो कोई उस तरह का ऑल्ट्रेशन, और ज्वेलर नॉर्मली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको ऑल्टर करने के लिए. पर अभी हॉलमार्क प्रोडक्ट है और उसको अगर ऑल्ट्रेशन किया गया है तो क्या इससे जो हॉलमार्किंग किया गया है वो कैंसिल हो जाएगा, कि उसका भी कोई कंसर्न है? तो ये दूसरी एक समस्या है जिसका कोई समाधान होगा तो बेहतर रहेगा. तीसरा है कि ज्वेलरी जब शोकेस की जाती है तो पूरी द ज्वेलरी इज कंप्लीटली शोकेस इन अ सेट ऑफ ज्वेलरी, जिसमें काफी पीसेस ज्वेलरी के हो गए. लेकिन कई बार ऐसा होता है दैट कस्टमर में कम टू बाय ओनली सम पार्ट ऑफ द ज्वेलरी. सो फॉर एग्जांपल पूरा सेट होगा, उसमें पेंडेंट लेते हैं या तो इयररिंग्स ले गए, कुछ पार्ट ऑफ ज्वेलरी ले गए. तो अगर हॉलमार्किंग किया गया है पूरे सेट ऑफ ज्वेलरी का, तो अगर कुछ पार्ट ऑफ ज्वेलरी लेते हैं तो फिर is it a break of the hallmarking, because hallmarking is for the whole jewelry, or every piece will have to be hallmarked and therefore they can take those relevant pieces, is the last one. And the one more which I had mentioned is that jewelers in India are undertaking export is exempted, but like I said that
most of the jewelers will not be exclusive exporters. They would be undertaking domestic business as well as export, and therefore their total inventory may not be maintained segregated for export and domestic business, in which case whether the whole inventory will have to be hallmarked and maintained, because the provision says that even the storage of any goods by the certified jeweler will have to be hallmarked, and it will have to be hallmark jewelry which can be stored and maintained also. So this could also result into some sort of a concern and issue. So these are some of the concerns that the industry is likely to face. I don't want to take more time on this because I think everybody is more keen to listen to the BIS authorities, their inputs on how this is likely to implicate, and thereafter we may have various questions that the industry may have. But I thought let me set the tone ke ye jo regulations आए हुए हैं, these regulations have been understood by the industry, but the industry is likely to face some concerns. तो और ये जेन्युइन कंसर्न्स है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करने, उनको फॉलो तो करने हैं, बट द इंडस्ट्री जिस तरह से चलती है उसमें ये कुछ कंसर्न्स आ सकते हैं, and therefore we thought that we should put across these issues to the authority, in light of which we may want to hear from the authority what are the compliances that the industry needs to carry out. With this, I may hand it over to the authorities. खास करके आप अनम्यूट हो जाएं और उसके बाद आप बात कर सकते हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल जी नमस्कार, मैं भास्कर भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से सारी पैनलिस्ट और पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं। बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा मेन टॉपिक है हॉलमार्किंग। तो बेसिकली हम बेसिक हॉलमार्किंग पे जरा एक पीपीटी में चलाता हूं, देखिए जरा। सॉरी, हेलो जी, स्क्रीन थोड़ा मैक्सिमाइज कर पाएंगे सर? आप स्लाइड शो कर दीजिए ताकि वो जी 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 नहीं, ये बॉटम कॉर्नर पे, राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर पे है। हाँ जी, वहाँ पे जो बकेट जैसा दिख रहा है आपको, आइकन नीचे जो दिख रहा है वहाँ पे आप अगर नीचे जो प्लस माइनस है ना, माइनस के बाजू में जो है वहाँ पे कर दीजिए। हाँ, इस तरफ माइनस के इस तरफ, ये जी हाँ हाँ वो जी। हॉलमार्किंग, the accurate determination and official recording of the proportionate content of precious metal is called hallmarking. हॉलमार्किंग की बेसिक डेफिनेशन है कि जो अपने कोई भी अलॉय रहता है उसमें हम जो प्रीशियस मेटल रहता है उसके डिटर्मिनेशन को हॉलमार्किंग कहते हैं। हॉलमार्क ऑफिशियल मार्क्स यूज्ड एज एन अश्योरेंस ऑफ प्योरिटी और फाइननेस ऑफ प्रेशियस मेटल। हॉलमार्क एक जो मार्क होता है जो प्योरिटी का अश्योरेंस देता है। डिफरेंट हॉलमार्क्स अवेलेबल इन इंडिया। द हॉलमार्क में लुक लाइक दिस। ये जो हॉलमार्क का लोगो है, आज तक ये लोगो हम यूज करते थे हॉलमार्किंग के लिए। इसमें क्या होता था, एक BIS का लोगो, प्योरिटी इन कैरेटेज और PPT पार्ट्स पर 1000 में हम फाइननेस लिखते थे, सेंटर का लोगो, असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर का लोगो, देन ज्वेलर्स का लोगो, जो ज्वेलर अपने ज्वेलरी पे हॉलमार्किंग करवा रहा है। ये स्टैंडर्ड रिलेटेड टू हॉलमार्किंग, ये हमारे 5 स्टैंडर्ड हैं जो हॉलमार्किंग से रिलेटेड होते हैं। IAS 1714 2016 गोल्ड एंड गोल्ड अलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट फाइननेस एंड मार्किंग स्पेसिफिक। ये है हमारा IAS 1417। इसके अगेंस्ट हमारे जो ज्वेलर्स होते हैं उनको लाइसेंस मिलता है, या रजिस्ट्रेशन जिसे हम आजकल यूज कहते हैं, रजिस्ट्रेशन उनको IAS 1417 के अगेंस्ट मिलता है। देन ये है IAS हमारा 1418 to 2009 assaying of gold in bullion and gold alloy and jewelry artifact cupellation। बेसिकली ये होता है हमारी टेस्टिंग जो गोल्ड की होती है, जो हमारा फायर ऐसे होता है वो इस IAS के अगेंस्ट होता है। जो भी टेस्टिंग मेथड प्रिस्क्राइब्ड है सब कुछ इसी में प्रिस्क्राइब्ड है। देन है अगेन हमारा IAS 2112 2014 सिल्वर एंड सिल्वर अलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट फाइननेस एंड मार्किंग। इसके लिए हमारे जो ज्वेलर्स होते हैं वो सिल्वर का जो लाइसेंस लेते हैं, या जो रजिस्ट्रेशन आजकल टर्म यूज कर रहे हैं हम, वो IAS 2112 के अगेंस्ट लेते हैं। अगेन ये IAS 2113 2014 assaying of silver in silver and alloy methods। ये हमारा क्या कहते हैं कि सिल्वर की जो टेस्टिंग होती है, जो हमारी सिल्वर की जो प्योरिटी की टेस्टिंग होती है वो इस IAS के अगेंस्ट होती है।
एंड हमारा IS होता है 15820/2009 जनरल रिक्वायरमेंट फॉर कंपिटेंस ऑफ असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। जो हमारे असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स होते हैं वो इस IS के अगेंस्ट हमसे लाइसेंस लेते हैं या रिकॉग्निशन जो टर्म यूज करते हैं। फाइनेंस IS 1417 में हमारे जो फाइनेंस अलाउ कर रखे हैं अभी वो हैं 916, 750 एंड 585, 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 14 कैरेट। अभी जो सब आप लोग को शायद पता होगा, सुना होगा, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि 20, 23 और 24 कैरेट अभी एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी वो एप्लीकेबल नहीं है। जो 23 जून का नोटिफिकेशन आया है हॉल मार्किंग पे, आप BIS की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उसमें फिलहाल जो हॉल मार्किंग है जो मैंडेटरी भी हुई है वो 22, 14 और 18 कैरेट के लिए ही हुई है। ये हमारा रेशनलाइजेशन ऑफ फीस, जो हमारा फीस का जो पहले पोर्शन था हमारा जो 5 करोड़ से था उतना था, 5 से 25 करोड़ के बीच में जो था वो 20,000 समथिंग था, 25 से 100 करोड़ के बीच में इतना था, और ये 100 करोड़ के ऊपर इतनी फीस 96,000 समथिंग फी। अभी हमारा 3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है जो मंत्री जी ने शायद कहा था, अब हॉल मार्किंग एकदम कोई फीस नहीं लगती रजिस्ट्रेशन के लिए ज्वेलर को, एकदम 0 फीस हो गई है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो हमारा आया है फाइनली, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हमारा क्या कहता है कि द हॉलमार्किंग जो हमारी अप्लाई हो गई है 256 डिस्ट्रिक्ट में, उसकी लिस्ट जो है BIS की वेबसाइट पे अवेलेबल है। 16 जून 2021 से हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गई है 256 डिस्ट्रिक्ट में 14, 18 और 22 कैरेटेज ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स के लिए। जो हमारे एग्जेम्पशंस दिए हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में, जो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। Any article meant for export which conforms to any specification required by foreign buyer, अगर फॉरेन डेलीगेशन है, फॉरेन के लिए मैन्युफैक्चर किया है आपने, तो वो हमारा एग्जेम्प्टेड है। एनी आर्टिकल विथ वेट लेस देन 2 ग्राम, जिसका वेट 2 ग्राम से कम हो, वो हमारा एग्जेम्प्टेड है। एन आर्टिकल इन कोर्स विद द कंसाइनमेंट फ्रॉम इंडिया टू एन असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर एज पर BIS हॉलमार्किंग रेगुलेशन। अगर मान लीजिए कोई बाहर से कंसाइनमेंट आया किसी असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर के लिए, तो वो एग्जेम्प्टेड है। Any article intended to be used in medical, dental, veterinary, scientific or industrial purpose, इनके लिए भी exempted है। Any article of gold thread, any manufactured article which is not substantially and complete and is further intended to manufacture, अगर कोई भी पार्ट जो इनकम्प्लीट है उस पर हॉल मार्किंग नहीं होगी। गोल्ड बुलियन इन एनी शेप ऑफ बार, प्लेट, शीट, फॉइल, रॉड, वायर स्ट्रिप एटसेट्रा, गोल्ड बुलियन भी हमारे एग्जेम्प्टेड है। ये हमारे पुराने उसमें थे, जो अभी नया गाइडलाइन आया उसके अकॉर्डिंग तो ये हैं जो H से स्टार्ट हैं वो हमारे नए एग्जेम्पशन आए हैं। एनी आर्टिकल विच इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड री इम्पोर्ट एज पर ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी आर्टिकल मेंट फॉर इंटरनल एग्जीबिशन, एनी आर्टिकल फॉर डोमेस्टिक बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ज्वेलरी नेमली कुंदन, पोलकी, जड़ाऊ, वॉच एंड फाउंटेन पेन, ज्वेलरी विथ एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज अप टू 40 लाख पर एनम। जो हमारे ज्वेलर्स हैं जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है उनको हॉलमार्किंग लेना मैंडेटरी नहीं है। एंड ये पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन, एनी पर्सन हु कंट्रावेन्स द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर शैल बी पनिशेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। अगर जो भी हमारा कोई भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का कंट्रावेंशन करता है उसका BIS एक्ट के अगेंस्ट उस पर पेनल्टी हो सकती है। ये हमारा गोल्ड का लाइसेंस जैसे मिलता है BIS गोल्ड एंड ज्वेलरी अलॉयज IS 1416/2016 गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी अलॉयज एंड आर्टिफैक्ट। करंट चेंजेस हॉल मार्किंग में अभी जो मैंडेटरी हुआ है उसके बाद से जो हमारा चल रहा है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज है, रजिस्ट्रेशन फीस आर चार्जेस आर वेव्ड ऑफ फॉर ऑल ज्वेलर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। अब किसी पे भी कोई हॉल मार्किंग चार्जेस नहीं लगेगा। पहले रजिस्ट्रेशन की फीस जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि टर्नओवर के हिसाब से फीस होती थी, आज की तारीख में कोई भी फीस नहीं लग रही है। ज्वेलर्स बिलो टर्नओवर 40 lakhs आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी हॉल मार्किंग। ज्वेलर्स जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है उनको हॉल मार्किंग करना जरूरी नहीं है मैंडेटरी। मैंडेटरी हॉल मार्किंग इंप्लीमेंट इन 256 डिस्ट्रिक्ट, लिस्ट BIS की वेबसाइट पे अवेलेबल है जिन डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग होनी है। न्यू मार्किंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, न्यू लोगो भी हमारा जो मार्किंग सिस्टम हमने हॉल मार्किंग में अप्लाई किया है, अब कुछ ऐसा लोगो होगा हमारा। BIS का लोगो, एक प्योरिटी फाइननेस 22 कैरेट के लिए 916 होती है, 18 कैरेट के लिए 750 होती है और 14 कैरेट के लिए 585 पार्ट्स पर 1000 होते हैं। और एक हमारी हॉल मार्किंग यूनिक ID सिस्टम स्टार्ट किया है BIS ने। ये 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम होगा जो कि हॉल मार्किंग सेंटर आपकी ज्वेलरी पे मार्क करेगा। पहला जो ये मार्क ऐसा था
इसमें लोगो होता था, प्योरिटी होती थी, सेंटर का लोगो होता था और ज्वेलर का लोगो होता था। अब वो चेंज होके कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा। चेंजेस इन हॉलमार्किंग अगेन ऑटोमेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ज्वेलर। पहले जो लाइसेंस लेने के लिए आपको एप्लीकेशन, हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी। आज की तारीख में लगभग साल भर हो गया है। हॉलमार्किंग का जो ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन कर सकते हैं आप एप्लीकेशन लगाएंगे, आपको तुरंत के तुरंत ही लाइसेंस नंबर मिल जाता है, आपको बिल्कुल ही वेट करने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेशन ऑफ हॉलमार्किंग प्रोसेस फॉर ज्वेलर एंड सेंटर्स। ऑटोमेशन, पहले आप हार्ड कॉपी लेके जाते थे अपनी ज्वेलरी में, सारा सामान लिख के जो भी डिटेल भर के देते थे। अब ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गया है। आपको जो भी रिक्वेस्ट करनी होती है हॉल मार्किंग की वो आप ऑनलाइन ही करेंगे और ज्वेलर जो हमारा सेंटर है वो भी रिक्वेस्ट आपकी ऑनलाइन ही रिसीव करेगा। ये मेजर चेंजेस थे ये हॉल मार्किंग में अभी जो लेटेस्ट हो रहे हैं। थैंक यू एंड हेलो हेलो यस जी सर। जी जी जी, इसके में कुछ क्वेश्चन क्वेरी आपकी हो तो पूछ लें जरा। निशांत जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो अभी प्रेजेंटेशन सर ने दिया है उसके ऊपर कोई प्रश्न है तो आप जो है आप रखें के सामने। सो भास्कर जी, तो थैंक यू जी जी ये प्रोविजन समझाने के लिए और जो लागू हो जाएगा। पहले एक प्रोविजन है, ये तो प्रोविजंस हो गए। सो इसका जी जो कंप्लायंस होगा रजिस्ट्रेशन उसके लिए, तो वो क्या जी प्रोसेस होगा, उस पे अगर थोड़ा सा इफ यू कैन थ्रो सम ठीक लाइट। है, मैं पहले सारी वो बता देता हूँ जो सारा प्रोसेस है। जी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, विजिबल है। जी, बेसिकली ये है हमारा ज्वेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि हमारा ज्वेलर आज की तारीख में लाइसेंस कैसे ले सकता है बीआईएस का, जो भी मैंडेटरी हो गया है। ये हमारा पोर्टल है www.manakonline.in। इस पे आप क्लिक करेंगे, मानक ऑनलाइन पे जाएंगे आप, देन मानक ऑनलाइन में जाके आपको हॉल मार्किंग पे क्लिक करना होगा। हॉल मार्किंग का जो टैब दिख रहा है सर्कल है जो, देन उसके बाद ये राइट साइड में, इसको मिनिमाइज कर लूं मैं जरा, ये टॉप पे राइट साइड में सर्कल पे लोगो दिख रहा होगा आपको, लॉगिन का ऑप्शन, वहां पे आपको जाके लॉगिन करना होगा। वहां पे लॉगिन में जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें सारी डिटेल भरनी होगी आपको, ईमेल आईडी, जो कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। देन यहाँ से फिर आपका लॉगिन जनरेट हो गया, पिछले स्टेप से रजिस्टर कर लिया आपने, आपका लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल बन गया है। देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लॉगिन करेंगे अपने जो रजिस्टर्ड आईडी से। देन फिर आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर ज्वेलर रजिस्ट्रेशन, जो आपको ज्वेलर के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है उसके लिए आपको लाइसेंस के लिए जाना होगा। अप्लाई फॉर न्यू आउटलेट, अप्लाई फॉर कॉन्जिक्यूटिव लाइसेंस विद सेम आउटलेट, अप्लाई फॉर गोल्ड ज्वेलरी, जो भी आपको ऑप्शन टिक करना है वो आप टिक कर सकते हैं। लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ आउटलेट, एक हमारा जो क्या कहते हैं इसको, हाँ मल्टीपल होता है, कॉर्पोरेट लाइसेंस का ऑप्शन था पहले, तो ये कॉर्पोरेट लाइसेंस अगर आपको लेना हो तो उसका भी दिया है ऑप्शन। आपको सेक्टर सेलेक्ट करना होता है, ये आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होती है, नेम ऑफ फॉर्म, टाइप ऑफ फॉर्म, फॉर्म एड्रेस, आपको लॉगिन आईडी, आपको लॉन्गिट्यूड और देना पड़ता है, ये मैंडेटरी नहीं है। अब ये टर्नओवर वाला सिस्टम भी पहले था कि फीस लगती थी, अब तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। देन ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्म,
proof of address of firm premises, identity of the signatory, map indicating location of the premises nearest landmark, annual turnover, लोगो मार्क। अब ये वाला पोर्शन हट गया है, लोगो आइडेंटिफिकेशन मार्क अब सबमिट नहीं करना होगा क्योंकि अब सिर्फ HUID मार्क होगी, तो अब कोई लोगो नहीं देना है आज से। देन ये पेमेंट वाला ऑप्शन भी हट गया है, तो ये पेमेंट भी आपको नहीं करनी होगी। देन फिर आपका जो एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको ये जब ID रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा आपको आपके फॉर्म के नाम से, जो भी आपने डिटेल भरी होगी, जहां भी आपका ऐसा दिखता है हमारा सर्टिफिकेट लाइसेंस मिलने के बाद। एक बार देख लें, आपको लाइसेंस मिलने के बाद आपको एक मैसेज और ईमेल पे ग्रांट ऑफ लाइसेंस को रजिस्ट्रेशन का एक अलर्ट जाता है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये था लाइसेंस लेने का प्रोसीजर कि ज्वेलर्स कैसे लाइसेंस ले सकते हैं। हाँ, अब बताइए, क्वेरीज ले लेते हैं अब थोड़ी सी। हेलो हेलो, हाँ जी जी। धन्यवाद। अब एक ये क्वेरी है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेरी है जी। जो आपने अभी हॉलमार्किंग का वो लोगो बताया कि जहाँ पे लोगो लगेगा, जो कैटेगराइजेशन है वो लगेगा और वो HUID लगेगा जी। अभी इंडस्ट्री में काफी बार ऐसे भी होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं दूसरे ब्रांड ओनर्स के लिए। जी जी। ये जो दूसरे ब्रांड ओनर के शॉप से या तो जो उनकी रिटेल चेंज होगी वहां से बिके जाएंगे। जी। So will the manufacturer be permitted to apply the logo of that other brand owner who will be finally selling? Because क्या वो मैन्युफैक्चरर दो तीन ब्रांड ओनर्स के लिए मैन्युफैक्चर करते होंगे, तो वो अलग अलग लोगों के वो लोगो या तो जो भी HI नंबर है लोगो अब नहीं लगेगा। अब वो जो मैंने यूनिक ID बताई थी ना, HUID 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिक, अब वो लगेगा। लोगो लगना बंद हो गया है। हाँ, तो जो HUID तो HUID जी, हाँ, तो वो HUID जो उनके ब्रांड ओनर्स है, उनके जो कस्टमर्स है, उनका HUID लगाएंगे तो वो चल जाएगा। जी जी। HUID ये सिस्टम जनरेटेड होता है, ये कुछ आप अपने आप से नहीं लगा सकते हैं। जो हमारा पूरा सिस्टम है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में HUID पे ही दूंगा कि आपका कैसे HUID जनरेट होता है। HUID सिस्टम जनरेटेड होगा और जो इनिशियल पॉइंट होगा सेल, वहां से HUID लगेगा। अगर मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरर आपको सेल कर रहा है, तो आपका मैन्युफैक्चरर के पॉइंट से ही HUID लगकर आएगा। तो वो आप जो बता रहे थे कि HUID जनरेट करने का प्रोसेस क्या है, वो एक बार बताएंगे फिर? चलिए वो देख लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, विजिबल है। ये हमारे ज्वेलर का एंड है कि ज्वेलर कैसे रिक्वेस्ट करेगा अपने ज्वेलरी को हॉलमार्क कराने के लिए। ज्वेलर अपना लॉगिन करेगा, लॉगिन ID पासवर्ड जो उसके पास होता है, क्रेडेंशियल, वहां से वो जाएगा, जो उसकी डिटेल रहेगी, सिलेक्ट स्टेट सिलेक्ट करेगा, असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर, जिस असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर पे उसको अपना सैंपल भेजना है, सिलेक्ट करेगा कैटेगरी। फिलहाल ही गोल्ड के लिए एप्लीकेबल है, तो गोल्ड ही सिलेक्ट होगा इसमें, ठीक है ना। देन फिर वो आइटम्स ऐड करने का ऑप्शन दिया है, उसमें जितने भी उसने आइटम्स भेजने हैं वो लिखेगा। आइटम्स की कैटेगरी क्या है, बैंगल है, नाक की है, कंगन है या चेन्स है, सारी डिटेल लिखेगा। उसका वेट लिखेगा कि टोटल वेट कितना है, क्वांटिटी लिखेगा, फाइननेस लिखेगा, कितनी फाइननेस का है सैंपल, वो फिर उसे सेव करेगा। सेव करने के बाद ऐड न्यू का भी ऑप्शन आएगा, और अगर ऐड करना चाहे हर वैरायटी, हर चीज को अलग अलग सिलेक्ट करना होगा, बैंगल्स, रिंग्स, चेन, सबको अलग अलग डिटेल भरना होगा। ये भरने के बाद फिर वो सबमिट टू A&HC करेगा। ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट टू A&HC, वो सबमिट कर देगा। ज्वेलर के एंड से इतना ही काम होता है, ठीक है। देन फिर जो असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर वाला होगा, वो अपने लॉगिन से लॉगिन करेगा। देन फिर वो उसको रिक्वेस्ट दिखेगी कि किसी ज्वेलर की रिक्वेस्ट आई है हॉलमार्किंग के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3-4 रिक्वेस्ट दी हैं कल्याण ज्वेलर्स की। जो न्यू रिक्वेस्ट है उस पर क्लिक करेगा, कॉलेज पे क्लिक करेगा वो,
देन फिर उसका जो रिसेप्शन डेस्क होगा, रिसीविंग डेस्क होता है उसका, वो सारे इसको वेरीफाई करेगा। बैंगल्स हैं जैसे कि पिछले स्लाइड में देखा था आपने, 5 बैंगल्स हैं, सबकी प्योरिटी लिखेगा, सब पे टैगिंग करेगा कि ये इसका टैग ये है, टैग नंबर से इसकी ट्रेसेबिलिटी रहेगी। अगर कोई कमेंट लिखना होगा असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर को कि मान लीजिए कि कुछ ज्वेलरी में कमी है या रिजेक्ट करना है उसे, तो उसके कोई कमेंट लिख सकता है। लास्ट स्लाइड में देखेंगे, लास्ट कॉलम में देखेंगे आप, एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो वहां से ज्वेलरी को सारे चेक बॉक्स को टिक करना होगा उसे। अगर किसी ज्वेलरी को रिजेक्ट करना चाहता है तो उस बॉक्स को अनटिक कर देगा। अगर कोई रिमार्क डालना हो तो ये वो रिमार्क नीचे डाल सकता है। ये रिसीविंग डेस्क का काम होता है। देन फिर अगर मान लीजिए उसने यहाँ से एक्सेप्ट कर ली तो फिर रिक्वेस्ट जाती है। यहाँ पे कोई असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर वाला है क्या? हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या कर रहे हैं आप? कोई जो हॉलमार्किंग सेंटर वाला है क्या? सर इसमें एग्जैक्टली वो अपनी तरफ से कोई जब तक लिखेंगे नहीं हम समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा इन्विटेशन तो हमारे मेंबर्स के लिए है, सारे लोगों को। मैं एक्चुअली वही जानना चाह रहा था कि क्या ये अगर मैं है भी उसका कि नहीं, क्योंकि ये सेंटर वालों के लिए है बेसिकली, कि उनको सेंटर वालों के लिए समझना था। तो HUID का मैं वही कि मैं जानना चाह रहा था, सेंटर वाला हो तो बेटर है जानना, क्योंकि मैं इसको आगे बढ़ाऊं। क्योंकि अगर ऑडियंस में कोई हॉलमार्किंग सेंटर्स के हो तो कृपया आप मैसेज चैट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि उस पर डिटेल और भी जा सके। सर कंटिन्यू आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं, तो आप प्लीज आगे प्रोसीड। ये ज्यादा करके तो ज्वेलर्स हो गए, पर मे बी हॉलमार्किंग सेंटर में क्या होता है वो भी ज्वेलर्स को भी जानकारी रहेगी तो बेहतर रहेगा, इसलिए सर आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है। ये रिसीविंग डेस्क को उसने रिसीव किया, ये जो भी ज्वेलरी को चेक किया उसने, बैंगल्स थी या रिंग्स थी, सारी डिटेल्स उसने चेक की। देन फिर वो सेव सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद वो जो अपना जो रिक्वेस्ट होती है वो जाती है अपनी क्वालिटी मैनेजर के पास। क्वालिटी मैनेजर फिर वहां जॉब कार्ड बनाता है। ये जॉब कार्ड ऐसा दिखता है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। रिक्वेस्ट ID नंबर रहता है उसमें, जो ज्वेलर का नाम रहता है कि कौन से ज्वेलर से आई है, एंड अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसमें वहां पे चेक करता है। देन फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है उसे XRF वाले के पास। XRF वाला रीडिंग लेता है, इसमें फिर मैनुअल फिल करनी रहती है XRF रीडिंग टैग 1 की अगेंस्ट। देन फिर ये नेक्स्ट वाला हमारा XRF का कॉलम ऐसा दिखता है, सारी रीडिंग दिखती है उसमें, गोल्ड, सिल्वर, ऑस्मियम, कैडमियम, इंडियम, जो भी रीडिंग होती है आपको रीडिंग भरनी होती है। और इंडिविजुअली एक एक करके सारी रीडिंग भरी जा सकती है, आप इकट्ठी नहीं भर सकते हैं। देन हमारा जो XRF वाला रीडिंग हमारी भर देगा। XRF के बाद हमारा जाता है क्वालिटी मैनेजर के पास अगेन। क्वालिटी मैनेजर उसको चेक करता है। देन फिर वो सैम्पलर के पास भेजता है सैम्पलिंग के लिए। सैम्पलर हमारा सैंपल काटता है, जैसे कि मान लीजिए जो भी गोल्ड की ज्वेलरी आई है, आइटम कैटेगरी सिलेक्ट करेगा। आप ये ड्रॉप डाउन करेंगे आइटम कैटेगरी में तो कैटेगरी चेंज हो जाती है। गोल्ड रिंग सारी उन्होंने उसमें दे रखी हैं, प्योरिटी चेंज हो सकती है। स्क्रैप मेथड ऑफ कटिंग जो है सैम्पलिंग मेथड, वो स्क्रैपिंग, कटिंग, ड्रिलिंग और मेल्टिंग सिलेक्ट हो सकता है। और हमारा सिस्टम अपने आप ही नंबर ऑफ असेज निकाल लेता है, जो हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने ऐसा बनाया है। जैसे कि शायद आपको पता होगा कि 40 पीसेस पे एक असे लगाना पड़ता है, 40 से 100 के बीच में +1 2 असे लगाने होते हैं, तो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है नंबर ऑफ असे। देन हमारा सैम्पलर के बाद वो जाता है हमारा असेइंग सेक्शन में, फायर असे के लिए। फायर असे में हम आज ये नया प्रोसेस ला दिया हमने, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम रिकॉर्ड करना होता है। जैसे ही आपने, आप पता नहीं, हम जानकारी नहीं है कि 4-5 प्रोसेस होते हैं। क्यूपलेशन जैसे ही उसने क्यूपलेशन पे लगाया अपने सिस्टम, उसको ये अपने सिस्टम में स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है क्या कहते हैं कि आपने लगा दिया और स्टार्ट नहीं किया, सिस्टम ही रिकॉर्ड कर रहा है, आपको सिस्टम के हिसाब से ही काम करना है। सिस्टम में क्यूपलेशन स्टार्ट होगा तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, एंड होगा तो एंड पे क्लिक करना है, सिस्टम अपने आप टाइम रिकॉर्ड करेगा। फिर उसके बाद अनीलिंग होगा, स्टार्ट एंड अनीलिंग, स्ट्रिप की अनीलिंग होती है, स्टार्ट और एंड करना होगा, कोऑर्डिनेट की अनीलिंग होगी। ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा जो हमारे स्टैंडर्ड में लेट डाउन है। हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमारा सैंपल अगर पास होता है तो फिर हमें इसमें रीडिंग भरनी होती है हमारे सिस्टम में। जो भी हमारा सैंपल ड्रॉ किया हमने, जो हमने सैंपल मेल्ट करने के बाद वेट बनता है बटन का, हमारी जो स्ट्रिप बनती है उनका वेट,
हमारी जो कॉर्नेट्स का वेट होता है उनका वेट, फाइननेस, एवरेज जो हमारा फाइननेस होता है वो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है जो आपके रीडिंग्स के बेसिस पे। सिस्टम ही सिर्फ डिफाइन करता है कि पास है कि फेल है। देन फिर आपको लॉट सेव करने का ऑप्शन आता है, राइट साइड में दिख रहा होगा। देन लॉट सेव करने के बाद आपको सबमिट HUID का ऑप्शन दिखता है, नीचे दिख रहा होगा आपको, सबमिट करेंगे HUID के लिए। देन फिर ये लिस्ट आती है हमारी जो हमारी जो जॉब कार्ड रहते हैं, कौन कौन से जॉब कार्ड हमारे HUID के लिए आए हैं। तो आप वो जनरेट HUID पे क्लिक करेंगे किसी भी एक जॉब कार्ड की। देन हमारे इतने मान लीजिए कि उसमें लॉट में हमारे 3 पास थे सैंपल, तो 3 बेंगल्स हमारी HUID के लिए जाएंगी। जनरेट HUID किया हमने, सबमिट फॉर एंडोर्समेंट करेंगे हम। तो ये हमारा HUID जनरेट हो गया। राइट साइड में आप चेक करेंगे एकदम एक्सट्रीम में HUID जो लिखा है, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है 6 डिजिट का। तो कुछ ऐसा सिस्टम अपने आप जनरेट करके देगा, आप अपने आप जनरेट नहीं कर सकते कि HUID आपने अल्फा न्यूमेरिक कहते कुछ भी लगा लिया, ये हमारा सिस्टम जनरेटेड होगा। देन फिर आप प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, एक बार आप प्रिंट कर लेंगे HUID को यहाँ से तो फिर वो दोबारा जनरेट नहीं होगी। HUID लगने के बाद अपना HUID निकल गया, फिर उस पर मार्किंग करेंगे आप। मार्किंग होने के बाद आप उसको सब में वेट के लिए सबमिट करेंगे। जो भी आपने अपने HUID मार्क करने के बाद अपने आर्टिकल का वेट लिखेंगे यहाँ पे, उसको सेव करेंगे। फोटोग्राफ वाला ऑप्शन हटा दिया है तो ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। देन फिर ये हमारा डिलीवरी वाउचर बनाता है असाइनिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। ये डिलीवरी वाउचर का सिस्टम भी ऑनलाइन आ गया है। देन ये डिलीवरी वाउचर में सारी डिटेल भरेगा, उसमें डिलीवरी सारा जो भी इसने सैंपल आया था उसने क्या क्या भेजा है। देन फिर ये सबमिट का ऑप्शन आता है। देन लॉग इन एज ज्वेलर एंड सिलेक्ट HUID। अपडेट ही सिस्टम दिखता रहता है आपका क्या क्या अपडेट किया है उसने। ये वाला पोर्शन भी हटा दिया है कि कस्टमर किसको भेजना था। आज की तारीख में सिस्टम में ये नहीं है कि जो ज्वेलर और कस्टमर किसको बेच रहा है, वो सिस्टम में से हटा देना है। ये भी डिटेल हट गई है। बस यहीं पे हमारा वाउचर पे ही अपना सिस्टम हमारा खत्म हो गया है। ये सबमिट कर दिया हमने, जो हमारा डिलीवरी वाउचर बनता है उसके बाद हमारा सिस्टम खत्म हो जाता है। ये था असाइनिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर कैसे HUID जनरेट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है जी ये असाइनिंग सेंटर HUID जनरेट करके जी ज्वेलर को अवेलेबल कर देंगे ताकि नहीं हाँ। सेंटर ही मार्क करके देगा ज्वेलर को, अवेलेबल नहीं कराएंगे किसी को। जो भी ज्वेलरी आएगी तो जी जी तो अभी हमारे इंडस्ट्री में क्योंकि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर अलग रहेंगे जी और फिर ये एंड में जो बिकने वाली है वो ब्रांड ओनर्स अलग रहेंगे। जी तो ये जो असाइनिंग सेंटर को अवेलेबल करना होगा और HUID प्रोक्योर करना होगा या तो जी। उसके ऊपर कराना होगा, वो मैन्युफैक्चरर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि ब्रांड ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा? देखिए अगर मैन्युफैक्चरर बना के सेल कर रहा है तो उसे अपने एंड पे लाइसेंस लेके HUID लगवानी पड़ेगी। और अगर वो किसी के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है, किसी का गोल्ड लेके उसके लिए मैन्युफैक्चर करके भी दे रहा है, केवल जॉब वर्क करके दे रहा है, तो जिस ज्वेलर ने जॉब वर्क करने के लिए दिया है उसकी HUID लगेगी। ठीक है ठीक है। तो यानी वो जो अगर जॉब वर्क कर रहा है तो वो ब्रांड ओनर की HUID के बेसिस पे ये वो ब्रांड ओनर की HUID जी जी ठीक है। दूसरा ये था सर दैट ज्वेलरी में ऑल्सो एम्बोस ऑन द जॉब वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन। अभी कैसा है कि अगर जॉब वर्कर दोनों कर रहा है, जॉब वर्कर अपनी ज्वेलरी भी बेच रहे हैं और या तो ब्रांड ओनर को भी दे रहे हैं जी, तो फिर वो डिपेंडिंग ऑन विच ज्वेलरी फॉर विच पोर्शन उस तरह से HUID लगवाएंगे। करेक्ट? खाली आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन का कंफर्मेशन करने के लिए। नहीं मैं दोबारा रिपीट करिए, क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैं। अगर कोई जॉब वर्कर दोनों कर रहे हैं, जी काफी इंडस्ट्री मेंबर्स होंगे जो जॉब वर्क पे भी करते होंगे और खुद की भी जी बेचते होंगे, तो उनको क्या प्रोसेस लागू? उससे डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। जो खुद बेच रहा है तो अपने HUID से बेचेगा, किसी के लिए जॉब वर्क करके दे रहा है तो उसको उसके लिए जो ज्वेलर से लिया है उसने उसकी ID लगेगी। ओके और सपोज पहले उन्होंने खुद के लिए बनाई है और ये हॉलमार्किंग के लोगो लगवा दिया और फिर फ्यूचर में थोड़ा पता चला कि अभी कोई ऑर्डर मिल गया है और कोई ब्रांड ओनर के वहां से बिकने वाली है,
तो क्या उसके ऊपर वापस दूसरी एक हॉल मार्किंग लगवानी पड़ेगी? नहीं, हॉल मार्किंग नहीं लगवानी पड़ेगी, पर वो ट्रेसेबिलिटी रखनी पड़ेगी उनको कि उनने उनसे लिया है, किसी मतलब मैन्युफैक्चरर से लिया है। ब्रांड तो उसमें हॉल मार्किंग तो लग गई है, उसे दोबारा हॉल मार्क नहीं लग सकता अल्टीमेटली जब तक रीमेल्टिंग ना हो उसकी। तो जो लोगो लग गया है वो उससे परचेज करेगा मैन्युफैक्चरर से ज्वेलर, और फिर वो बेचेगा। एंड अगेन जो ज्वेलर परचेज कर रहा है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। अब तो मैंडेटरी है तो लाइसेंस तो होगा ही जी। राइट। तो सर ये जो ट्रेसेबिलिटी की आपने बात बताई, उसमें जी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टिपिकली दैट यू एज ऑफिसर वुड वांटिंग टू सी टू कंफर्म जी दैट ये ट्रेसेबिलिटी ठीक से उन्होंने रखी हुई है? जी, सॉरी समझ नहीं पाया, रिपीट करेंगे क्वेश्चन? ये जो आपने कहा कि उन्होंने फिर ब्रांड ओनर को ट्रेसेबिलिटी रखनी पड़ेगी क्योंकि वो जी हॉट मार्किंग तो हो चुकी है, जी तो जी। ट्रेसेबिलिटी के लिए कोई अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स उनको रखने पड़ेंगे या तो रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा। तो देखिए ट्रेसेबिलिटी का तो एक्चुअली इसके लिए एक ऐप आ गया है HUID, अभी वो अंडर प्रोसेस है तो मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगा। हमें वो ऐप आ रहा है कि जो आप HUID डालेंगे उस पे, तो HUID बता देगा कि किस ज्वेलर का है और किस असेंग सेंटर ने क्या मार्क किया है, क्या प्रोडक्ट था, सब कुछ वो ट्रेसेबल है उसमें। ठीक है ना जी, वो हमें वो आ जाएगा जी, ऐप वो आने वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, वो ऑटोमेटेड आ जाएगा। जी दूसरी कुछ क्वेरीज है अपने चैट बॉक्स में आई हुई है सर, मैं उसमें से लेते जाता हूँ अभी। What about findings used for jewelry manufacturing? We used threaded pipes and beads as raw material for earrings. They are higher than 2 grams. Will they also need hallmarking? वायर्स वगैरह को तो एग्जेम्पशन दिया है ना, वायर्स वगैरह जो हैं, जो और जो फाइनल नहीं है, ये जो फाइनल नहीं होता है इसमें जो हमारे QCO में लिखा है कि जो अभी फाइनल नहीं है एंड और मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसकी, तो उसको एग्जेम्पशन दिया है। एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ। हमारा F वाले क्लॉज के अंदर आ जाएगा, एनी मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल विच इज नॉट सब्सटेंशियली कंप्लीट एंड विच इज इंटेंडेड फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर, तो ये हमारा एग्जेम्प्टेड है उसमें। ठीक है ना राइट जी राइट। ये एक दूसरा क्वेश्चन है। जी। As you have mentioned that a new set of logos shall be embossed for hallmarking, will the old hallmark pieces be valid for jewelers who have been getting their jewelry hallmarked under the earlier law? ये लॉ आने के पहले, तो उसको क्या हो जाएगा, उनको री हॉलमार्किंग कराना पड़ेगा कि वो चल जाएगा? रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सर ये नया प्रोविजन आया, उसके पहले भी वॉलंटरी हॉलमार्किंग अवेलेबल था। जी जी जहाँ कुछ ज्वेलर्स अपने आप पे मैंडेटरी नहीं था, पर कुछ ज्वेलर्स अपने आप हॉलमार्किंग करा पाते थे। जी जी उसमें जो लोगो लगता था और जिस तरह से अभी आपने बताया, ये तो नया लोगो का प्रोसीजर लग रहा जी है। जी। पुराने वाले में वो ओल्ड लोगो और लग रहा था जहाँ पे HUID नहीं लगता था, तो काफी उनके पास ज्वेलरी पीसेस पड़ी है। 30 सितंबर तक या शायद कुछ थोड़ा टाइम दिया है, 3 महीने का टाइम दिया है, मैंडेटरी होने के बाद भी अपना स्टॉक क्लियर कर सकते हैं। अभी 3 महीने का टाइम है आपके पास अपना स्टॉक क्लियर करने का, जो भी आपके पास पुराना हॉलमार्क अवेलेबल है। और जो स्टॉक क्लियर नहीं हुआ उसको फिर उसको तो फिर रीमेल्टिंग कराना पड़ेगा, या उसके समय के साथ जो पता चलेगा। आज की तारीख में तो ये है कि 3 महीने बाद आपको उसको रीमेल्ट करा के जो भी कैरेट के हिसाब से उसको हॉलमार्किंग करा लेना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, हॉलमार्क बोल रहा है जो ऑलरेडी हॉलमार्क है, ऑलरेडी पुराना निशान लगा हाँ, तो उसका तो कुछ नहीं पता बेचेगा उसमें क्या? सॉरी, जो पुराना हॉलमार्क है वो तो बेच सकते हैं, ऑलरेडी हॉलमार्क है, ठीक है ना। जो पुराना हॉलमार्क है उसको बेच सकते हैं, जो नहीं है हॉलमार्क उसे हॉलमार्क कराना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ना? हाँ जी हाँ जी। ये जी दूसरा आपने वो फीस वेवर का कहा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, पर किनका जी अगर ओल्ड रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल, या तो आगे जब भी रिन्यूअल होगा जी। क्या फीस स्ट्रक्चर रह जाएगा? आज की तारीख में तो किसी के लिए भी फीस स्ट्रक्चर नहीं है, वो सेम रहता है फीस स्ट्रक्चर लाइसेंस लेने का और रिन्यूअल का। तो आज की तारीख में तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी।
I will just go to the next question. किसी का क्वेरी है that fees have already been paid on 15 June. जी, तो उसमें कोई रिफंड सुविधा है? अब जो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डेट है उसी से होता है। बैक डेट में अभी कुछ हमारे पास ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि रिफंड करना है कि नहीं करना है। तो अभी पे कर दिया तो उसकी तो अभी फिलहाल तो पेड है। अगर कोई गाइडलाइन आ जाएगी कि रिफंड करना है तो हम रिफंड करवा देंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, वी हैव अ फ्रेंचाइज स्टोर, डू वी हैव टू register or will the manufacturer or brand owner have to take the registration? We will never be hallmarking the jewelry ourselves. Do we still have to take the registration? This one, na, we have a franchise store. Do we or will the यानी वो ऐसा कह रहे हैं जो मैंने आपको क्या मैन्युफैक्चरर जो है उनकी ज्वेलरी सारी मैन्युफैक्चरर से ही मैन्युफैक्चर होके आती है जी फ्रेंचाइज स्टोर रन करते हैं, खाली वहां से सेल होगा। जी तो जी उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा इसके नीचे कि हाँ, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो कि वो कभी हॉलमार्किंग हॉलमार्किंग आपको जो आपको मैन्युफैक्चरर है वो करवा के देगा, लेकिन आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सेल करने के लिए। So to sell any hallmark jewelry can be Yes, sir. from a जी, registered जी जी jeweler. Right. उसके बाद वाला है, may I also request my colleague Supreme Kothari is also on the call to take forward some more questions on this one. Supreme, over to you. Yeah, thank you, Nishant. I am audible, right? यस 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 Yeah. So एक क्वेश्चन ये रमेश सोनी का हिंदी में है। सो क्या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से खरीदे हुए हॉलमार्क ज्वेलरी में रिटेलर अलग से अपने लोगों की लेजर मार्किंग करवा सकते हैं? जो मैंडेटरी लोगो हैं आज की तारीख में, हमारा जो BIS का लोगो, कैरेटेज और जो HUID मार्क है वो मैंडेटरी है। उसके लिए अपना लोगो या कुछ भी वो लगवाएं, उससे BIS की कोई इशू नहीं है। तो वो अपना ब्रांड नेम लगवा सकते हैं अगर जैसे कि जी जी ओके। एक क्वेश्चन है वो उन्होंने क्या पूछा है कि दिस डायलॉग बॉक्स मटेरियल कैटेगरी शो ओनली सिल्वर नॉट गोल्ड, आई थिंक रिलेटेड टू सम सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम इश्यू हो सकता है, बट वो अभी गोल्ड के लिए एप्लीकेबल है। मैंडेटरी भी गोल्ड के लिए ही हुआ है, तो सिस्टम भी अभी गोल्ड के लिए एप्लीकेबल है। एक बार दोबारा ट्राई करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। ओके, ग्लिच होगा सिस्टम का। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ओवर द काउंटर डायरेक्ट हॉलमार्किंग सेंटर को हैंडओवर नहीं कर सकते गुड्स? क्या ओवर द काउंटर हैंडओवर कर सकते नहीं, आपको पहले जो ज्वेलर होगा उसको अपने लॉगिन करना पड़ेगा मानक ऑनलाइन में, वहां पर रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको वो प्रोसेस फॉलो करके ही कर सकते वो प्रोसेस फॉलो करके जाना पड़ेगा। आप अपना लैपटॉप लेके जाएं, वहां कैसे भी करें, वो BIS पे इशू नहीं है कि वहां राइट। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बायर वांट्स टू टेक ornaments with hallmark under his own license, then how manufacturer will do the billing to the buyer? If buyer wants to take ornaments with hallmark under his own license, then how manufacturer will do? अब तो कोई लोगो तो होता नहीं है आज के, राइट, लोगो तो खत्म हो गया, तो वो तो इशू खत्म हो जाना चाहिए। करेक्ट। सो वो अपना मार्क लगा ही सकता है जी जी ओवर एंड अबव द आपका जो HUID कोड है जो जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि काफी बार क्या होता है कि ज्वेलरी सेक्टर में ना गुड्स मूव होते हैं बट सेल नहीं होता है। अप्रूवल बेसिस पे गुड्स मूव होते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कुछ दिया अप्रूवल बेसिस पे, उस पेज पे वेदर हॉलमार्क करना जरूरी है या जब वो बिक जाएगा उस पेज के पहले कर लिया तो चलेगा? ये आपको हॉलमार्क सेल नहीं किया उसने, सेल नहीं किया सेल मैन्युफैक्चरर पॉइंट से अगर सेल कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस भी सेल हो रहा है वो, तो आपको हॉलमार्क तो लगाना मैंडेटरी है। क्योंकि वो क्या हो रहा है ना कि मैं जैसे कि अपने कस्टमर को भेज रहा हूँ दिखाने के लिए, सेल नहीं कर रहा हूँ, वो उसको देखेगा या तो रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा नहीं चाहिए, या फिर वो बोलेगा नहीं मैं रख लूंगा। वो कहीं से तो बनकर आया होगा ना, राइट, तो बनकर आया होगा। मैन्युफैक्चरर से आपने अगर लिया है, परचेज किया है या उससे बनवाया है, तो अपनी सेल कर रहे हैं, आपको स्टोर भी नहीं करना है बिना हॉलमार्क का। जो ज्वेलरी है एक्ट के अकॉर्डिंग यू कैन सेल स्टोर, ठीक है ना। स्टोर भी डिस्प्ले के लिए भी शायद हॉलमार्किंग एप्लीकेबल है, तो डिस्प्ले हो जाएगा एक आपकी अगर दुकान पे है ज्वेलरी तो हॉलमार्क होनी चाहिए। ओके कहता है
आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आंसर हो गया है, वो ब्रांड ओनर का ही है, तो आपने बताया कि वो ब्रांड जी, जी। ओनर अपना लगा सकता है। जी अभी आपने बोला था कि इवन जो ज्वेलरी स्टॉक में है जी उसको भी हॉलमार्क करना पड़ेगा। जी तो इसमें एक इशू जो जनरली आता है, जो निशांत ने भी शुरू में हाईलाइट किया था, कि जो एक्सपोर्टर है वो कॉमन इन्वेंट्री मेंटेन करता है। जी जी तो उस सिचुएशन में फिर वो किस तरह से, मतलब सपोज कुछ स्टॉक है जो वो एक्सपोर्ट करने वाला है, बट अगर वो उसको हॉलमार्क कर देगा तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो एक्सपोर्ट तो एग्जेम्प्टेड है ना। एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड है, बट इन्वेंट्री काफी बार कॉमन रहती है। जो एक्सपोर्टर है ऐसा नहीं होता कि वो खाली एक्सपोर्ट करता है, जी तो काफी बार उसकी कॉमन, वो डोमेस्टिक भी बेचता है और वो एक्सपोर्ट भी करता है, और कॉमन इन्वेंट्री होती है। और आपने जैसे बोला स्टोरेज पे भी, स्टॉकिंग पे भी हॉलमार्किंग है, तो अगर वो सारी हॉलमार्क कर लेगा तो एक्सपोर्ट में थोड़ा इश्यू आएगा। तो उसका अगेन उसको ट्रेसेबिलिटी रखनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये हमारा एक्सपोर्ट के लिए है। इसके लिए इसको हॉलमार्क नहीं जी जी करना। बिल्कुल, आप जस्टिफाई करेंगे तो कोई इशू नहीं। राइट राइट। जी नेक्स्ट आई थिंक एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है, वो आई थिंक वी ऑल नो, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी भी विद इन द एम्बिट है, क्योंकि वो अगर वो गोल्ड ज्वेलरी है तो, राइट? गोल्ड को आप हॉलमार्क करा सकते हैं, डायमंड पे कोई कमेंट नहीं करेगा भैया। नहीं, बट अगर डायमंड स्टडेड ज्वेलरी है तो वो एक कोई तरह इशू से नहीं गोल्ड ज्वेलरी, है, गोल्ड अगर उसमें लगा है तो गोल्ड पे हॉलमार्क नहीं हो गोल्ड सकता। को हॉलमार्क कराना पड़ेगा। जी जी एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इफ आई एम एन होलसेलर, शुड आई हैव रिकॉर्ड आवर स्टॉक एज HUID एंड शुड वी हैव टू राइट HUID ऑन इनवॉइस? तो इनवॉइस पे HUID लिखने की नहीं, आवश्यकता इनवॉइस है? पे HOD लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके और ट्रेसेबिलिटी है, ऐप के थ्रू ट्रेस हो जाएगी, हमारा जो ऐप बनने वाला है HOID उसके थ्रू ट्रेस हो जाएगी, तो ऐप में बिल पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। एक और क्वेश्चन है कि जो ज्वेलर 30 लाख से नीचे है, जिसका टर्नओवर, या 40 लाख से नीचे है, जी उसने किसी मैन्युफैक्चरर से हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदी और वो उसको जी। बेच रहा है आगे, तो उसको फिर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। उसका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है, हॉलमार्क तो नहीं बेच सकता ना। नहीं, जब 40 लाख से नीचे है तो कंपलसरी है ही रजिस्ट्रेशन। तो हॉलमार्क तो नहीं बेच सकता। एक बार मैं ये नोट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लूंगा क्वेश्चन। राइट। नहीं क्वेश्चन ये है चैट बॉक्स में, मैं वापस बताऊं क्या क्वेश्चन? जी जी जी, एक बार बता देंगे मुझे। तो जिस, मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का टर्नओवर 40 लाख से नीचे है जी? और वो किसी और से हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद के बेचना चाह रहा है, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो 40 लाख से नीचे, क्या वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकता है या नहीं? मेरे ओपिनियन में तो अगर वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना चाह रहा है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी मैं इसको नोट कर लेता हूँ, एक बार मैं क्लैरिफाई कर दूंगा इसको एक बार। राइट। जो क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो जी, जी। क्योंकि वो ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं। सुप्रीम जी, एक सेकंड का खाली मैं समय चाहूंगा। या श्योर। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में निश्चित तौर पे छोड़ दें, जिससे कि जो कोई क्वेश्चंस ऐसे अनआंसर्ड रह गए हैं तो जब उससे कोई डिसीजन हो तो हम आपको कम्युनिकेट कर सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर निश्चित तौर पे चैट बॉक्स में छोड़ दें। ये प्रेजेंटेशन और जो भी डिस्कशन हो रहे हैं, जिससे बहुत सारा डिटेल्स भी आपको शेयर कर सके, और जो क्वेश्चन अनआंसर्ड है उसके जब आंसर हमें मिले तो आपको पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है कि इफ आई हैव 2 रिटेल आउटलेट्स, कैन वी यूज द सेम लॉगिन डिटेल्स फॉर बोथ द आउटलेट्स? करंटली इट इज नॉट बीइंग अलाउड। एक ही उसको सिस्टम अगर अलाउ कर दे तो कोई इशू नहीं है, आपको आउटलेट अलग डालने पड़ेंगे। वो आउटलेट ऐड कर सकते हैं आप, उसमें प्रोविजन है कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा उसमें कि आज की तारीख में है कि नहीं प्रोविजन। मैं नोट कर लेता हूँ पॉइंट कि एक ही लॉगिन से वो 2 आउटलेट के लिए लाइसेंस लेना चाह रहा है। करेक्ट। जी जी। अगला क्वेश्चन है कि ये जो आपने ऐप बताया, HUID का ऐप रहेगा, उसमें कस्टमर जब वो HUID नंबर डालेगा तो वो ये देख पाएगा कि कौन मैन्युफैक्चरर है। हाँ, किसने सेल किया है, ज्वेलर कौन है, और मतलब जिसने लोगो किसका मार्क हुआ है, करेक्ट, इनिशियल पॉइंट से, और जो सेंटर किसने मार्क किया है उस पे। ओके। पूरा अपन देख पाएंगे, वो तो केवल जो लास्ट ज्वेलर है उस तक रहेगा। नहीं, बेस को अथॉरिटी होगी पूरी चेन देखनी है, लेकिन कस्टमर वो केवल वो देखेगा किसने सेल किया है, बस लास्ट पॉइंट।
जी कस्टमर खाली लास्ट पॉइंट देख पाएंगे जी क्या? जी 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 ओके, बिकॉज काफी ट्रेडर्स में कंसर्न है कि कस्टमर को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से सोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि हर ज्वेलर जी ये जी बोल के बेचता है कि ये मेरी ज्वेलरी है, तो वो जी 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 ठीक है, तो दैट इज गुड देन. If next question, if there is goods for domestic exhibition, so they are not hallmark, and then there is an inquiry, will the jeweler need to provide any proof of participation in exhibition? ये आप देखेंगे कौन सा वाला है, जो एग्जामिशन आया है वो जी एग्जीबिशन अप्रूव बाय द गवर्नमेंट। जे वाला क्लॉज पढ़ लेंगे आप, अप्रूव बाय द गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए आपको, ठीक है ना। राइट. सो एक क्वेश्चन है कि अगर हॉलमार्किंग ज्वेलरी का रिपेयर हो रहा है और जी उसमें कुछ ऐड किया या कुछ उसमें और चेंज किया, तो वो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट देंगे? अभी रिपेयर पे तो जो उसकी वैलिडिटी हॉलमार्किंग की एग्जाम खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अगर उसमें रिपेयर या कुछ पॉलिश हुआ है, जो उसकी कोई भी ऑल्टरेंस हुआ है, उसमें कोई भी ऑल्टर किया है आपने, तो हॉलमार्किंग की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा उसके लिए। उसको री हॉलमार्क कराना चाहिए ऐसा? अब कस्टमर अपने पास रख सकता है, अगर कस्टमर अलाउ करेगा तभी उसे मेल्ट करके, क्योंकि वो तो दोबारा रीमेल्ट के बाद ही होगा। अगर कस्टमर ओके, कि उसको तो कस्टमर के साथ मुझे वो बातचीत करनी जी पड़ेगी? जी ओके, ओके. एक क्वेश्चन है, मैं ये पढ़ देता हूँ. जी If I have 12 stores and I have more than 15,000 products, जी and every day I manufacture almost more than 100 products, so will I have to get all products first, log in into website, or is there something else available? मतलब बहुत वॉल्यूम है, तो क्या हर प्रोडक्ट का? प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ेगा। ओके. और दूसरा क्वेश्चन है कि इनवॉइसिंग, क्योंकि इनवॉइसिंग में भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि मुझे नंबर देना है, एचयूआईडी नंबर नहीं, बट उसमें कुछ जो भी मेरी नंबर्स है वो डालने हैं, तो आइटम वाइज इनवॉइसिंग करना कंपलसरी है? इनवॉइसिंग किसके एंड पे बात कर रहे हैं, सेंटर मतलब के? सपोज मैं हॉलमार्क प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जी किसी और ट्रेडर को या होलसेलर को, तो मेरा जो सपोज एक ही तरह के 10 आइटम्स में बेच रहा हूँ, जी तो क्या मुझे हर एक आइटम का अलग से डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है इनवॉइस पे कि मैं? सिस्टम में जरूरी नहीं हो गया है, सिस्टम में बंद कर दिया है, पहले था प्रोविजन कि ऐसे आप ओके बेचते हैं, अब वो सिस्टम में प्रोविजन बंद है, ओके किसी को भी बेच सकते हैं आप। ओके. थिंक अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी अटैच द हॉलमार्किंग रिसीट टू द बिल व्हेन मेकिंग इशूइंग द बिल दैट दिस गुड्स हैव बीन हॉलमार्क टू द पार्टी? मतलब हॉलमार्किंग रिसीट को अटैच करने की कोई जरूरत है? आई डोंट थिंक, खाली मुझे वो डिटेल डालना है हॉलमार्किंग का, राइट? जी जी ओके. ओके, आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस तो कवर हो चुके हैं. एक मेरा क्वेश्चन था, तो वो मैं पूछ लेता हूँ. जैसे कि हमने बताया कि काफी बार क्या होता है कि रिटेल आउटलेट पे या आउटलेट पे माल नहीं बिकता जनरली. हॉलमार्किंग आने के पहले जैसे होता था कि मैंने अपने एम्प्लॉय को अगले दूसरे स्टेट पे भेजा, उस स्टेट में उसने कस्टमर को माल दिखाया, उसको पसंद आया तो बेच दिया, और जीएसटी में भी ये प्रोविजन है कि आप वहां से इनवॉइस इशू कर सकते हो. जी तो अभी उस सिचुएशन में जो जो प्रोविजन है उसके हिसाब से लिखा है कि आई कैन सेल ओनली फ्रॉम सर्टिफाइड रिटेल आउटलेट. जी तो उस सिचुएशन में वेदर द हॉलमार्किंग प्रोविजन विल बार दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, कि मैं उसको वहां पसंद आया, वहां मेरा आउटलेट नहीं है, मैं वापस आउटलेट में ला के उसको बेचूं, कि मैं वहां हॉलमार्क ज्वेलरी हॉलमार्क करके ले जा रहा हूँ, तो वहां से बेच सकता हूँ कि मुझे वापस यहाँ ला के फिर बेचना पड़ेगा? अपने नाम पे बेचना है आपको, अपनी दुकान के नाम पे, शॉप के नाम पे, ऐसा नहीं हो, कहीं भी जाके बेच सकते हैं आप, है वो कोई इशू नहीं है बीआईएस को। ओके ओके नाम से होना चाहिए कि आपने हॉलमार्क रहेगा, करेक्ट, ठीक है ना। ठीक है. जी एक सेकेंड, ये एक और क्वेश्चन आई थिंक आया है. आई थिंक
जो भी मेजर क्वेश्चंस थे मिथिलेश जी वो हमने एड्रेस कर दिए हैं। जी सुप्रीत जी थैंक यू। ऑडियंस से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कांटेक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी चैट बॉक्स में निश्चित तौर पे छोड़ दें, क्योंकि तमाम ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो आप बाद में आपके दिमाग से निकल गई होंगी, जो आप फिर से जानना चाहेंगे, तो ये सारे डिटेल्स हम आपको शेयर करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बिना भूले आप अपनी पूरी डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स, खास करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर होगा तो ये पूरे इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा पाएंगे। सुप्रीम जी अगर आपके और कोई प्रश्न ना हो तो मैं डीजीपीसी की तरफ से हमारे जो आज के प्रमुख स्पीकर जो यहाँ पे काफी अपेक्षाएं लेके हमारे इंडस्ट्री के लोग आपके समक्ष विपिन जी हाजिर हुए थे, मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए और उनकी शंकाओं का समाधान उनको प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर इंडस्ट्री की तरफ से आपको धन्यवाद देते हुए यह आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि शायद आपको एक या दो बार हमारे लोगों के बीच से फिर से आना पड़े। तमाम ऐसे लोग छूट गए हैं क्योंकि कल ही हमने इस वेबिनार के बारे में बहुत देर शाम को डिसीजन लिया और ये वेबिनार हमें बहुत शॉर्ट नोटिस पे, लगभग समझिए कि आज मॉर्निंग में मैसेज हमने भेजना शुरू किया लोगों को, तो काफी लोग ऐसे हैं जो कि नहीं पहुंच पाए होंगे, हमारी रीच उन तक नहीं पहुंच पाई है, तो उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी पहुंचे। तो निश्चित तौर पे इस वेबिनार का एक सेकेंड वर्जन भी या थर्ड वर्जन जरूरत पड़ा तो हम करेंगे, क्योंकि जिस ढंग से नंबर्स यहाँ पे ऑडियंस में हमें दिखाई पड़ रहा है वो बहुत ही ह्यूज नंबर है हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से। तो मैं इंडस्ट्री के लोगों का डीजीपीसी की तरफ से एक बार फिर से आभार और धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ हम सब इस आज के वेबिनार से विदा लेते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले आग्रह किया कि वेबिनार के बाद भी हम 5 मिनट तक अपना साइट ऑन रखेंगे। आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी हमको शेयर कर दें, लगातार लोग शेयर कर रहे हैं, हमारे पास में नंबर्स आ रहे हैं जिससे मैं पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचा सकूं। मैं फिर से आपको सब धन्यवाद देता हूं, आपकी टीम को धन्यवाद देता हूं। निशान जी जो कि उनकी पहले से एक शेड्यूल मीटिंग थी 5 बजे से, और लेकिन हमारा जो अचानक डिसीजन हुआ उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उनको भी धन्यवाद देते हुए हमारे कन्वीनर मनीष जिवानी जी जो कि इसमें जुड़े हुए काफी समय से, मैं आपका भी धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को अब हम समाप्त करते हैं। मित्रों आप जाने से पहले मेंबर्स आप निश्चित तौर पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे छोड़ दें। थैंक यू सो मच। मैं मिथिलेश पांडे हमारी कलीग मिनाली के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते।
मैं अभी भी जो मेंबर्स काफी बड़ी संख्या में बचे हुए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि वेबिनार समाप्त हो चुका है, लेकिन चूंकि लोग अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर रहे हैं इसीलिए हम अभी तक आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जो मित्र अपने डिटेल्स दे चुके हैं वो यहाँ से लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक अपना इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया है तो कृपया आप शेयर कर लें। आपके लिए विंडो हमने ओपन रखा हुआ है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपकी डिटेल्स आ जाए, उसके बाद में हम इसको स्टॉप करें। 1 से 1.5 मिनट हम और आपका इंतजार करेंगे, उसके बाद में हम स्टॉप कर देंगे। थैंक यू सो मच।